हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिनोल्स वाला पोर्शन फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। भाई फिनोल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं। ठीक है, सो हम देखेंगे सबसे पहला तरीका इस प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, लिखा हुआ है यहाँ पे सल्फोनिक एसिड आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड आना चाहिए। आपको याद होगा जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे बेंजीन के ऊपर SO3H लग जाता है जिसे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो आपके सामने बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इससे फिनोल बनाने का तरीका इज़ वेरी सिंपल। आपको सिर्फ बीच में वाटर को ऐड करना है। ठीक है, H2SO4 यहाँ पर आपका बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और फिनोल जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, इसका दूसरा तरीका होता है वाटर नहीं तो इसकी जगह आप यूज़ कर सकते हैं NaOH या फिर KOH। बस शर्त ये है आपका जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, आपको उसमें से हाइड्रोजन की जगह पे वही सेम एटम लगाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर NaOH का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से इस पोजीशन से हाइड्रोजन को हटा के क्या लगाना पड़ेगा, सोडियम लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये वाला हिस्सा दिस इज दी सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जब आप इसके अंदर मान लीजिए NaOH मैंने यूज़ किया तो क्या होगा, दो सोडियम, ठीक है, दो सोडियम इस SO3 के साथ निकल जाएंगे। क्या बना देंगे यहाँ पर Na2SO3, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, सोडियम सल्फाइट बोलते हैं। ठीक है, सोडियम सल्फाइट बनाएगा और आपका जो फिनोल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद बात अगली आती है आपके डाइजोनियम सॉल्ट से फिनोल बनाने का प्रोसेस। सो इट्स वेरी सिंपल। डाइजोनियम सॉल्ट लीजिए कोई भी, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर मैंने ले रखा है। ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड आपको याद होगा मैंने कैसे सिखाया था, बेंजीन के ऊपर N2Cl, डाई एजो का मतलब दो नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर दो नाइट्रोजन है। ईएम का मतलब यहाँ पर क्या है, ये सॉल्ट बना है। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे और क्लोराइड लास्ट में क्योंकि क्लोरीन है इसलिए इसको पूरा बोला गया डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर जब आप वाटर ऐड कराते हो, उसको हीट करते हो, तो आपको आपका रिस्पेक्टिव फिनोल मिल जाता है। ठीक, चलिए भाई, उसके बाद सैलिसाइलिक एसिड से, अब सैलिसाइलिक एसिड वाला रिएक्शन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें दो तीन रिएक्शंस ही हैं फिनोल्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से एक रिएक्शन आपकी रेमेंटीमन भी है, वो मैं आगे कराऊंगा आपको। ठीक है, रेमेंटीमन इंपॉर्टेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे। सैलिसाइलिक एसिड से फिनोल कैसे बनाया जाता है भाई, पहले तो सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर समझो। बेंजीन है, एक के ऊपर मान लो OH लगा हुआ है। ठीक है, एक कार्बन के ऊपर OH लगा है, बिल्कुल उसके एडजेसेंट किसी भी कार्बन एटम पे, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, एडजेसेंट मतलब जस्ट उसके नेक्स्ट वाले कार्बन एटम पे आपका COOH लगा होगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होगा। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, आप यूज करते हो NaOH, उसके साथ क्या यूज करोगे, CaO। कुछ याद आया इसको देख देख के, ये होता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन का तरीका। डीकार्बोक्सिलेशन इज कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूवल करना। ठीक है, और ये कौन सा मेथड होता है सर, ये होता है सोडा लाइम मेथड, जहां पर आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को 3:1 में यूज़ किया करते थे। जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हट जाता था, ठीक है, रिमूव हो जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता था और बचता क्या था, फिर आपके पास यहाँ पर फिनोल बचेगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH रह जाएगा। फिर आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना इज अगेन वेरी सिंपल थिंग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर आपको मान लीजिए फिनोल बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बेंजीन रिंग होनी चाहिए। ठीक है, एराइल ग्रुप होना चाहिए। तो देखिए हमने कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, C6H5MgX, यानी कि बेंजीन, ठीक है, उसके ऊपर MgX। ठीक, इसको क्या करना है, इसको ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, ऑक्सीडाइज करने के बाद जस्ट इसमें जब आप पानी डालोगे तो आपका फिनोल अलग और आपका MgOHX अलग। ठीक, फिर आता भाई क्लोरोबेंजीन से बनाना, अगेन अ वेरी सिंपल प्रोसेस। क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन, इन दोनों से बनाने का सेम ही तरीका है। एक्वस NaOH डालो। ठीक है, जो Na होगा, सोडियम होगा, वो क्लोरीन को लेके निकल जाएगा, उसकी जगह पे OH को बिठा देगा। तो ये क्या बन गया आपका, फिनोल बन गया। ठीक है, ये फिनोल बन गया और साथ ही क्या बन गया आपका, NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आने वाली है, दैट इज क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाने वाले हैं हम। ठीक है, इसे क्यूमीन बोला जाता है।
इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। रेमंड टीमन के साथ साथ इसके आने के भी बहुत चांस होते हैं, ठीक है। सो इस रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझना। आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये वाला, ठीक है, ये जो है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, इसका नाम होता है क्यूमीन, इसका कॉमन नेम क्यूमीन होता है। इसके अंदर जब आप O2 का रिएक्शन कराते हो, ठीक है, इसके अंदर जब आप ऑक्सीजन डालते हो, O2 के साथ इसको रिएक्ट कराते हो, तब क्या होता है, यहाँ पर इस रीजन में ना, देखो ये रीजन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से हाईलाइट करता हूँ। ओह, ये रीजन को ध्यान से देखना। यहाँ पर कार्बन के साथ दो CH2 ग्रुप लगे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इनिशियली लगे हुए थे, ठीक है। जो बेंजीन के नेक्स्ट वाला कार्बन है वो देखो दो CH ग्रुप के साथ जुड़ा है, ठीक है, CH3 ग्रुप्स के साथ जुड़ा है, तो वो रखे हैं। इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी तो है ना, एक हाइड्रोजन भी तो है। इस बार क्या होगा, जब हम इसका रिएक्शन O2 के साथ कराते हैं, तो इन दैट केस इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो ऑक्सीजन्स आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज, ठीक है, परऑक्साइड लिंकेज। अब देखो परऑक्साइड लिंकेज आ गई, तो इसका नाम क्या हो गया, क्यूमीन से क्या बन गया, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ठीक है। आप डायरेक्ट रिएक्शन याद रखो, ठीक है, आप डायरेक्ट रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, डायरेक्ट इसको लिखोगे, ठीक है, कोई इसके थ्योरी की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, मेंशन कर दो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। क्यूमीन से क्या बना, आइसोप्रोपाइल, सॉरी आपका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है, क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया। जब क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस होती है, तो आपका एक कीटोनिक ग्रुप अलग हो जाता है और एक आपका फिनोलिक ग्रुप अलग हो जाता है, ठीक है, एक कीटोनिक ग्रुप अलग होगा और एक फिनोलिक ग्रुप अलग होगा, ठीक। फिर आती है बात भैया आपकी रैशिक प्रोसेस की, ठीक है, कम पूछा जाता है, ठीक है, बट इन केस अगर आ गया तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर एक बेंजीन लेते हैं, उसके अंदर HCl और हाफ O2 डालते हैं, ठीक है, FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, जो कि आपको क्लोरोबेंजीन देती है, ठीक है। हमने HCl यूज़ किया ना यहाँ पे, तो आपको क्लोरोबेंजीन देगी। अब इस क्लोरोबेंजीन में क्या है, आपको वाटर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से तो प्रोसीजर आपको समझ आ जाएगा, आपको याद सिर्फ इतना हिस्सा रखना है, ठीक है, बाकी का तो आपको समझना खुद, मतलब खुद समझ आ जाएगा आपको। क्लोरोबेंजीन बन गया, ठीक है। जब आपका क्लोरोबेंजीन बन गया, आपने इसके अंदर क्या कर दिया, वाटर डाल दिया। वाटर कैसे टूटता है भाई, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। OH नेगेटिव सुन के एक चीज याद आई होगी कि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो वो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, क्लोरीन को सब्सटीट्यूट करेगा। दैट मीन्स ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म, ठीक। क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। तो आपने बेंजीन लिया, उसके साथ HCl रिएक्ट कराया और हाफ O2 डाला, FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन बना दिया। इस क्लोरोबेंजीन से हम फिनोल बनाएंगे, इसके अंदर वाटर ऐड करके, क्योंकि वाटर के अंदर OH नेगेटिव होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। वो न्यूक्लियोफाइल इस हैलोजन को, इस Cl को सब्सटीट्यूट कर देगा, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक। और जो बचा हुआ H पॉजिटिव था इस वाटर का, वो इधर निकले हुए Cl के साथ निकल के क्या बना देगा, HCl बना देगा, ठीक है। चलिए भाई, फिर आती है बात आपकी डॉज प्रोसेस की, ठीक है। डॉज प्रोसेस कह देते हैं, कई लोग इसको डोज प्रोसेसेस कह देते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी कुछ भी हो सकती है, वैसे सही प्रोनाउंसिएशन डॉज प्रोसेसेस है, ठीक है। तो डॉज प्रोसेस में क्या होता है, हम यहाँ पर कपल यूज करते हैं, ठीक है। ये वो वाला कपल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉपर और आयरन का कपल यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो CuFe लिखा हुआ है, दिस इज कॉपर आयरन कपल, ठीक। आप NaOH ऐड कराएंगे इस क्लोरोबेंजीन में, इस कपल की प्रेजेंस में, तो आपको आपका फिनोल मिल जाएगा, ठीक। चलिए भाई, प्रेपरेशन पढ़ लिए। अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस, या फिर कह लो कि केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो जो फिनोल दिखा सकता है उस पर चलते हैं। सबसे पहली होती है आपकी रिएक्शन विद OH ग्रुप। तो देखिए बहुत बढ़िया बात है, जब भी देखो ये फिनोल है, फिनोल मैंने बताया था कैसी नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। सोडियम क्या होता है, एक एक्टिव मेटल है। तो जब भी आपका कोई एसिड किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, वो कौन सी गैस रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है। लास्ट लेक्चर में हमारी बातें हुई थी, जब भी कोई एक्टिव मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसने क्या रिलीज किया, H2 गैस रिलीज किया, ठीक है, H2 गैस रिलीज किया। और क्या कर दिया, H2 गैस रिलीज करने के साथ साथ ये वाला जो हाइड्रोजन था, ठीक है, इसकी जगह क्या हो गया, ये सोडियम खुद आके बैठ गया, ठीक है। इसकी जगह पे ये सोडियम खुद आके बैठ गया, तो ये क्या बना दिया,
ONA, ठीक है, बेंजीन के ऊपर ONA। दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। फिनॉक्साइड आयन क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव लगा हो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव जब लगता है दैट इज नोन एज योर फिनॉक्साइड आयन बच्चा, ठीक है। तो जब इसके साथ Na लग जाएगा, ठीक है, ONA हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, दैट वुड बी सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन। चलिए भाई, अब यहाँ पर मान लीजिए Na नहीं था, NaOH था, ठीक है, क्या था? NaOH था। तो यहाँ पर क्या हुआ? एसिड है फिनोल, बेस है NaOH, 8वीं क्लास का टॉपिक, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, है ना, ये चीज़ तो हम जानते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे Na लगा, जैसे हर बार लगता था, क्या बना देगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉक्साइड आयन, सॉल्ट बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद साथ में बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? OH का, इधर फिनोल से H पॉजिटिव निकल गया, NaOH से OH नेगेटिव निकल गया, मिलके बना दिया वाटर, ठीक है, वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट हेयर, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। फिर आता है फिनोल का रिएक्शन PCl5 के साथ, भाई वही बेसिक चीज़ है, ठीक है, आपको बाय प्रोडक्ट्स मैंने बोला था याद रखने चाहिए, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट इसके होते हैं HCl और POCl3, ठीक है, हर रिएक्शन में मैं बोल रहा हूँ सेम ही होते हैं, ठीक है? हर रिएक्शन में इसके सेम होंगे, जहाँ तुम्हें PCl5 दिखा ये चिपका दो, ठीक है, यही बाय प्रोडक्ट है, ठीक। और साथ में क्या बन जाता है आपका? एराइल हैलाइड बन जाता है, ठीक है, PCl5 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन लग जाएगा, इट बिकम्स क्लोरोबेंजीन। वहाँ पर क्या बन जाता था? वहाँ एल्काइल क्लोराइड बनता था, ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये, यहाँ पर जो चीज़ है ये वाली, ठीक है, ये एराइल है, वहाँ पर एल्काइल हुआ करती थी, ठीक, RH के केस में जब एल्कोहल हम पढ़ रहे थे। फिर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन, भाई जिंक डस्ट के साथ क्या खास है? जिंक डस्ट जो होता है, जब आप फिनोल का रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराते हो तो अच्छी खासी रिडक्शन होती है, और क्या बन जाता है आपका? बेंजीन फॉर्म हो जाता है अलॉन्ग विद अ बाय प्रोडक्ट कॉल्ड जिंक ऑक्साइड, ठीक। फिर एसिटाइलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एसिटाइलेशन के बारे में बात करेंगे, एसिटाइलेशन बोल लो, एसाइलेशन बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। इसका क्या मतलब होता है एसाइलेशन का? कि एसाइल ग्रुप को ऐड करना है। एसाइल ग्रुप कौन सा होता है सर? ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है, इसको C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, CH3 जहाँ लिखा है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है, यानी कि जितने मर्जी नंबर ऑफ, ठीक है, जितने मर्जी नंबर ऑफ आपके कार्बन एटम्स जिस मर्जी अरेंजमेंट में, ठीक है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। यहाँ पर आपके सामने एसाइल क्लोराइड लिया मैंने, बहुत बढ़िया, इसके अंदर एसाइल ग्रुप कौन सा होगा? C डबल बॉन्ड OCH3, ये एसाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ का Cl और इधर का आपका हाइड्रोजन, ठीक है, देखो जहाँ से मैंने ये पूरा सर्कल बनाया, ठीक है, ये निकल जाएंगे, HCl बना देंगे, और साथ में आपका क्या बन जाएगा? एस्टर फॉर्म हो जाएगा, देखो एस्टर फॉर्म हो गया यहाँ पे, बेंजीन उसके साथ O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक, एस्टर फॉर्म हो गया। फिर हेलोजिनेशन पे बात करते हैं। अब भाई हेलोजिनेशन हम धीरे धीरे करके ना हमारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में क्या है, देखो Br2 डालते थे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, कैसा ग्रुप होता है OH? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आपका एल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, इनके अंदर OH के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, ठीक है, OH के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, तो वो लोन पेयर डोनेट करता है, बेंजीन को पेयर देता है, तो एक ऐसा हो गया डोनेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना तो मतलब जो भी इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे वो किस पोजीशन पर लगेंगे? ऑर्थो, पैरा या मेटा? तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गई जी। ये तो मैंने बात पहले पिछले लेक्चर्स में भी क्लियर की थी कि जब भी बेंजीन के ऊपर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो देन द प्रोडक्ट्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो देन द प्रोडक्ट्स आर मेटा डायरेक्टिंग। OH कैसा है? डोनेटिंग है, तो इसके प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? ऑर्थो और पैरा, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स या तो ऑर्थो पोजीशन पर लगेंगे या तो पैरा पोजीशन पर लगेंगे। तो देखो हमने Br2 लिया CCl4 की प्रेजेंस में, ठीक, क्या होगा यहाँ पे? ब्रोमीन का एडिशन होगा, ठीक है, ब्रोमीन का, सॉरी एडिशन कह रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या तो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन के साथ ही सब्स्टिट्यूट होगा ब्रोमीन, या तो ये पैरा वाले हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट होगा,
ठीक है। तो एक केस हमने देखा जब ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो वाले हाइड्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हुआ तो आपके पास ये चीज़ बनी, ठीक है। और पैरा के केस में आपके पास ये चीज़ बनी। हमेशा याद रखना मेजर कौन सा होता है, पैरा होता है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में ही मैं तुम्हें एक एक्सेप्शन बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ समझो कि पैरा मेजर होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैरा जो है उसकी सिमिट्री ज़्यादा होती है। पैरा के पास सिमिट्री ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए उसे हम मेजर जो है अनाउंस करते हैं, ठीक है। उसे मेजर कंसीडर करते हैं बेसिकली, ठीक है। अनाउंस इज नॉट द राइट वर्ड, ठीक है, कंसीडर करते हैं उसे। ये तो ठहरी बात, आपने CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, ठीक है। CCl4 बेसिकली ना एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, इसलिए आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स ये अलग अलग बनते हैं। पर क्या हो अगर मैं एक पोलर सॉल्वेंट ले लूँ? पोलर सॉल्वेंट सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली एग्जांपल आती है वाटर। तो मान लो मैंने यही रिएक्शन जो है Br2 वाली, ठीक है, ये वाटर की प्रेजेंस में कराई, वाटर की प्रेजेंस में कराई, तब क्या होगा? OH जो है ऊपर लगा रहेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने चाहिए थे अलग अलग, लेकिन जब पोलर सॉल्वेंट आता है तब ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट एक साथ बन जाते हैं। तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर भी क्या हो जाएगा? Br लग जाएगा, और आपका पैरा पोजीशन पर भी Br लग जाएगा। सो ये आपको ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट देगा, ठीक है। 3 ब्रोमीन लगेंगे एक साथ। फिर नाइट्रेशन आते हैं, जो मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा था वो नाइट्रेशन में हम देखेंगे। नाइट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर HNO3 यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, HNO3 का भी ना केस होता है, ठीक है, या तो आप डाइल्यूट यूज कर लो या तो आप कंसेंट्रेटेड यूज कर लो। जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज करोगे, ठीक है, तो आपको ऑर्थो और पैरा अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे। नाइट्रेशन में क्या सब्सटीट्यूट होता है हाइड्रोजन के साथ? NO2, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूट होता है। तो जब डाइल्यूट HNO3 हुई, तो डाइल्यूट में मैंने बोला क्या आएगा? 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है, अलग अलग, ऑर्थो और पैरा। याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। डाइल्यूट में वर्ड आ रहा है डाई, तो डाई से याद रख लो 2 बनेंगे, ठीक है, ये ऑर्थो अलग और पैरा अलग, ठीक है। लेकिन इसके केस में ना हमारे पास एक्सेप्शन क्या है? जब हम ऑर्थो पैरा अलग अलग बनाते हैं नाइट्रेशन में, तो ऑर्थो वाला जो होता है दैट इज द मेजर, ठीक है। ऑर्थो वाला जो होता है वो मेजर होता है, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में बनता है। क्लियर? अच्छा भाई, ये तो था डाइल्यूट का केस। अगर मैंने डाइल्यूट की जगह कंसनट्रेटेड HNO3 लिया फिनोल के साथ, तो क्या होगा? मेरे तीनों नाइट्रो ग्रुप्स एक साथ लग जाएंगे, ठीक है। तीनों के तीनों नाइट्रो ग्रुप्स जो हैं वो एक साथ लग जाएंगे, एक ही प्रोडक्ट के अंदर आ जाएंगे, 2 ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन को कवर कर लेंगे, ये वाला, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। इस कंपाउंड को जिसमें एक OH, ठीक है, 2 NO2 ऑर्थो पोजीशन पर और एक NO2 पैरा पोजीशन पर हो, इसे हम बोलते हैं भाई पिक्रिक एसिड, ठीक है। क्या बोलोगे? पिक्रिक एसिड बोलोगे। सो दिस इज योर पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो डाइल्यूट HNO3 के केस में क्या हुआ था? जब नाइट्रेशन हम करते थे यूजिंग डाइल्यूट HNO3 फिनोल के साथ, ठीक है, तब हमारे पास ऑर्थो पैरा अलग अलग बनते थे, जिसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता था। एक्सेप्शन थी ये, ठीक है। अगर मैं यूज करता हूं कंसनट्रेटेड HNO3, तो कंसनट्रेटेड के केस में क्या होगा? कंसनट्रेटेड के केस में आपके ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट एक में ही समा जाएंगे, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशंस पर NO2 लग गया, एक पैरा पोजीशन पर NO2 लग गया, ऊपर लगी हुई है OH, ठीक है। तो फिनोल के साथ ये 3 NO2 लग गए, दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड, ठीक। चलिए भाई, उसके बाद सल्फोनेशन का केस। सल्फोनेशन का केस भी कुछ इंटरेस्टिंग है। जब फिनोल का सल्फोनेशन किया जाता है, हम जानते हैं सल्फोनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। देखो 2 चीजें होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट तो कैसा है? ऑर्थो पैरा ही बनना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्थो पैरा ही बनेगा। बट यहाँ ना कुछ मेजर माइनर का चक्कर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मेजर माइनर का चक्कर नहीं है, यहाँ पर चक्कर है टेम्परेचर का। अगर आप सल्फोनेशन कराना चाहते हैं फिनोल की एट 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो आपने 25 डिग्री सेल्सियस दिया, तो आपका पूरा का पूरा जो बनेगा वो ऑर्थो बनेगा, ठीक है, ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, तब पैरा नहीं बनेगा। समझ कितनी बात? और अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर मेजर माइनर का केस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मेजर माइनर का केस नहीं है, यहाँ केस है इस बात का कि आप टेम्परेचर कितना दे रहे हो। If you want to have ortho product, then use 25 डिग्री सेल्सियस एज टेम्परेचर, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं if you want to have para product, ठीक है, if you want to get the para product, then आपको 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा,
ठीक, ओके। 100 डिग्री सेल्सियस पर आप सल्फोनेशन कराएंगे। उसके बाद भाई फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, अगेन अ वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। एनहाइड हम यहाँ पर कंसनट्रेटेड AlCl3 ले रहे हैं, ठीक है। AlCl3 इज बेसिकली अ लुइस एसिड जो कि हमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो, चाहे वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, ठीक है। सो AlCl3 जो है इट इज़ अ लुइस एसिड जो कि हमें चाहिए होता है। अब देखो नाम क्या रिएक्शन का, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है, यानी कि इस बार जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ये होगा एल्काइल ग्रुप। तो जुड़ना किसको चाहिए, एल्काइल ग्रुप को जुड़ना चाहिए यहाँ पे, ठीक। चलिए, तो फिनोल है, कैसा बेंजीन के ऊपर OH लगा है, तो ये कैसे प्रोडक्ट्स बनाएगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बनाएगा। क्यों, क्योंकि OH कैसा है, एक डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ हो रही है आपके पास, आपका CH3 एक बार ऑर्थो पोजीशन पर लग रहा है, एक बार पैरा पोजीशन पर लग रहा है, ठीक है। दोनों में से मेजर कौन सा होगा सर, पैरा वाला होगा, ठीक है, पैरा ज़्यादा मेजर होगा। क्यों, बिकॉज पैरा इज मोर एंड मोर सिमेट्रिकल, ठीक। अगर आपके सामने में ऑर्थो पैरा मेटा तीनों रख दूं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से पैरा ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि पैरा की अलाइनमेंट सबसे अच्छी है, ठीक है, वो लेटिस में बहुत अच्छे से फिट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से एक चीज़ याद रखना हमेशा, ऑर्थो पैरा मेटा इन तीनों में से पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो अलाइनमेंट सबसे अच्छा, पैरा का अलाइनमेंट सबसे अच्छा, लेटिस के अंदर सबसे अच्छे से मिक्स होगा, ठीक है, लेटिस के अंदर सबसे अच्छे से स्टैक हो जाएगा। ये जो सबसे अच्छी स्टैकिंग शो करता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, फिर आती है बात हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। एसाइलेशन हमारे पास क्या होती है, एसाइल ग्रुप का एडिशन होना, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने बताया था हम क्या करते हैं, हमेशा यूज़ करते हैं किसी लुइस एसिड का। यहाँ पर AlCl3 जो आप देख रहे हैं, दिस इज एन लुइस एसिड, ठीक है। AlCl3 जो होता है वो एक लुइस एसिड होता है, ठीक है। होगा क्या, एसाइलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, एसाइलेशन का प्रोसेस है तो एसाइल ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, एसाइल ग्रुप जुड़ेगा। तो एक पोजीशन पर आप मान लीजिए क्या हुआ, आपका एसाइल ग्रुप जुड़ा ऑर्थो पे और एक बार एसाइल ग्रुप जुड़ा पैरा पे, ठीक है, ओके। तो एक बार क्या हुआ, ऑर्थो पे जुड़ा एसाइल ग्रुप और एक बार जुड़ा आपके पैरा पे। मेजर वाला कौन सा होगा सर, पैरा, ठीक है। क्यों, अगेन द सेम रीजन, सिमेट्रिकल होता है, ठीक। बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस फिनोल से H निकला, इधर का Cl आ गया, ठीक है, तो ये मिलके क्या बना देंगे, HCl एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक। चलिए भाई, उसके बाद आता है आपका गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस इज अगेन दैट रिएक्शन जो कि ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ठीक है। इनफैक्ट इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बट इन केस अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो ठीक है, तो बढ़िया बात है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, फिनोल है, इसके अंदर HCl और HCN डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड दैट इज AlCl3, ठीक है। लुइस एसिड की प्रेजेंस में इसको हम डालते हैं, क्या बन जाता है आपके पास, ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना CH डबल बॉन्ड NH, आपको अमीन्स में पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। इसे इमाइन कहते हैं, ठीक है। और इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने पे क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, नाइट्रोजन की तरफ 2 हाइड्रोजन भेज दो और कार्बन की तरफ 1 ऑक्सीजन भेज दो, ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन के ऊपर OH है और नीचे क्या आ जाता है CHO, ठीक है। तो फिनोलिक ग्रुप के साथ क्या लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ठीक है। और NH3 जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक। दिस इज नोन एज योर गेटरमैन्स एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब आती है भाई मेन रिएक्शन, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन होती है, दैट इज रीमन टीमन रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में आपसे डिस्क्रिप्शन थ्योरी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली सिर्फ इतनी चीज़ जो मैं अभी बताऊंगा वो पता होनी चाहिए, ठीक है। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो इज कि रिएक्शन के अंदर किस कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, दैट्स इट। फिनोल है, फिनोल के अंदर जब आप क्लोरोफॉर्म डालते हो, ठीक है, फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो क्या बना देती है, वो आपका कुछ इस तरीके का सब्सटेंस बना देती है, ठीक है। हम जानते हैं इतनी चीज़, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CHCl2 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर OH और इस कार्बन पे CHCl2। जब इसके अंदर आप वाटर ऐड कराते हो देन इट बिकम्स, जो आपका CHCl2 वाली साइड है वो क्या बन जाती है, वाटर ऐड कराने पे वो बन जाती है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। तो एक कार्बन एटम पर OH है, दूसरे कार्बन एटम पर, ठीक है, कंजिकेटिव
आपके एडजेसेंट कार्बन एटम पर क्या है, एडजेसेंट कार्बन एटम पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। जब ये सिनेरियो आपको देखने को मिलता है किसी बेंजीन के ऊपर, तब हम उसे बोलते हैं आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, क्या बोलोगे, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, आपका सैलिसाइल एल्डिहाइड बन गया। ठीक, लेकिन अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करूं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करूंगा तो क्या होगा, जैसे वहां पर आपका CHCl2 था, ठीक है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेकर निकल गया था, तो CHCl2 जुड़ा था वहां पे। यहाँ पर इस बार क्या होगा, CCl4 हमने डाला है, तो इस पोजीशन को देखो, इस पोजीशन से आपका एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है, और इसका एक क्लोरीन चला जाएगा, ठीक है, CCl4 में से बचा क्या, CCl3, वो CCl3 यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। जब ये CCl3 यहाँ पर आके जुड़ा ना, इसके अंदर जब आप वाटर ऐड करोगे तो ये CCl3 वाला पोर्शन जो है ये किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अब हुआ क्या, बेंजीन है, एक कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, ठीक है, उसके कंसेक्यूटिव एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगले पर ही क्या आ गया, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया। इसे हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, और सैलिसाइलिक एसिड ये कोई बहुत नई टर्म नहीं है, ठीक है, आपने सैलिसाइलिक एसिड के बारे में ज़रूर सुन रखा है, फेस वॉश में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, आजकल तो बड़ा वो नई नई टाइप के आ गए हैं, ठीक है, जैसे हर एक कंपनी का अपना होता है, ठीक है, नाम तो चलो किसका ही लेंगे हम ठीक है, तो यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो बेसिकली फेस वॉश में यूज़ होता है। आपने सैलिसाइल एल्डिहाइड नहीं सुना होगा पहले, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड ज़रूर सुना हो सकता है। ठीक है, फिर आता है भाई कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। चलो इसका एक बार रिवाइज भी कराता हूँ आपको। ठीक है, रेमन टीमन में सिर्फ आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि फिनोल जो है उसके अंदर CHCl3 जब डालोगे, क्लोरोफॉर्म डालोगे, तो वो सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है, और फिनोल के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड डालने पे आपका सैलिसाइलिक एसिड बनता है। ठीक है, आप इतनी चीज़ भी मेंशन कर दोगे एक्सप्लेनेशन में, और पूरा ये सारा चीज़ लिख दोगे वहाँ पे, ठीक है, ये सारी चीज़, कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता वहाँ पे। ठीक है, एक नंबर भी नहीं काटेगा कोई क्वेश्चन का, 3 नंबर का भी होगा ना, सिर्फ इतना लिख दोगे, 3 के 3 मिल जाएंगे। ठीक, चलिए भाई, उसके बाद हमारी अगली चीज़ आती है, दैट इज़ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अरे यार, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। ठीक है, बहुत बार हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपका H2 का एडिशन कराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे वो निकल होगा। ठीक है, निकल होगा, प्लेटिनम पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं फिनोल्स के केस में, उसे बोलते हैं हम रेने निकल। ठीक है, निकल यूज़ होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो इसके पास कितने बॉन्ड्स थे, मुझे एक बात बताओ। हाइड्रोजनेशन में अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाता है, तो बेंजीन के पास कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 3, यानी कि मुझे कितनी यूनिट्स ऑफ H2 चाहिए, 3 यूनिट ऑफ H2 चाहिए। एक यूनिट ऑफ H2 अगर एक बॉन्ड को ब्रेक करती है, ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी यूनिट्स चाहिए होंगी, 3 चाहिए होंगी। ठीक है, निकल की प्रेजेंस में, निकल को हमने एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया यहाँ पे, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, बेंजीन के अंदर के सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, और हर बॉन्ड टूटने के साथ साथ हर कार्बन को एक एक हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएगा, दैट मीन्स साइक्लोहेक्सेन के ऊपर, ठीक है, अब ये बेंजीन नहीं रहा, अब ये फिनाइल ग्रुप नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, जिसके ऊपर आपका OH लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारी बात ठहरी आज फिनोल्स की। ठीक है, अगले लेक्चर में हमारा ईथर, जो कि एक बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, हार्डली हमारे 15 से 20 मिनट लेगा वो, ईथर्स को हम खत्म करके हमारे नेक्स्ट चैप्टर अमीन्स के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बैचेस का पता करने के लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, अगर आप हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ उस नंबर पर कॉल कीजिएगा। ठीक है, एंड अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स ज़रूर मेंशन कीजिए, कोशिश करूंगा वहां पर आंसर कर दूं, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़ा डाउट हुआ तो मैं अलग से उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं।